नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण के मुद्दे। अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण और वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण। परिचय। गत 100 वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव पड़ रहा है और वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। हमारे आज भी आवश्यकता है कि विकास की प्रक्रिया को बिना रोके अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने, निम्नीकरण और इनको अवक्षय को रोके और इसे प्रदूषित होने से बचाए। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। प्रदूषण वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैव अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट कहते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण तथा इसकी संरक्षा करने एवं हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण। हम श्वसन संबंधी आवश्यकताओं के लिए वायु पर निर्भर करते हैं। वायु प्रदूषक सभी जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। वे फसल की वृद्धि एवं उत्पाद कम करते हैं और इनके कारण पौधे अपरिपक्व अवस्था में मर जाते हैं। वायु प्रदूषण मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर काफी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये हानिकारक प्रभाव प्रदूषकों की सांद्रता, उद्भासन काल और जीव पर निर्भर करते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों के ध्रुव स्तंभ यानी स्मोक स्टैक्स, कणिकीय धूम्र और अन्य उद्योगों से हानिकारक गैसें जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ और गैसीय वायु प्रदूषक भी निकलते हैं। वायुमंडल में इन अहानिकारक गैसों को छोड़ने से पहले इन प्रदूषकों को पृथक करके या निस्यंदित यानी फिल्टर्ड कर बाहर निकाल देना चाहिए। कणिकीय पदार्थों को निकालने के कई तरीके हैं। सबसे अधिक व्यापक रूप से जो तरीका अपनाया जाता है वह स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक यानी एग्जॉस्ट के मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा देता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है, जो कोरोना उत्पन्न करता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से सट जाते हैं और इन्हें ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। संचायक पट्टिकियां नीचे की ओर आ जाती है और आवेशित धूल कणों को आकर्षित करती है। पट्टिकाओं के बीच वायु वेग यानी वेलोसिटी काफी कम होना चाहिए जिससे कि धूल नीचे गिर जाए। मार्जक यानी स्क्रबर नामक संरचना सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को हटा सकती है। मार्जक में यह निर्वात जल या चूने की फुहार से होकर गुजरता है। हाल ही में हमने कणिकीय पदार्थ जो बहुत ही छोटे होते हैं और अवक्षेपित्र द्वारा हटाए नहीं जा सकते के खतरों को अनुभव किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार यानी 2.5 के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है। स्वचालित वाहनों का रखरखाव उचित होना चाहिए। उनमें सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग होने से उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा कम हो जाती है। उत्प्रेरक परिवर्तक यानी कैटालिटिक कन्वर्टर में कीमती धातु प्लैटिनम और पैलेडियम और रोडियम लगे होते हैं, जो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। ये परिवर्तक स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं जो विषैले गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। जैसे ही निर्वात उत्प्रेरक परिवर्तक से होकर गुजरता है, अगद हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड
और जल में बदल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित अनलेडेड पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीसा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को अक्रिय करता है। दिल्ली में किया गया एक अध्ययन वाहनों की संख्या काफी अधिक होने से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर देश में सबसे अधिक है। यहाँ पर वाहनों की संख्या गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर जितने वाहन हैं या उससे अधिक है। सन 1990 के एक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का स्थान विश्व के 41 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में चौथा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला इतना खतरनाक हो गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और न्यायालय ने भारत सरकार से एक निश्चित अवधि में उचित उपाय करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि सभी सरकारी वाहनों यानी बसों में डीजल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रयोग किया जाए। वर्ष 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को CNG में परिवर्तित किया गया। CNG डीजल से बेहतर क्यों है? इसका उत्तर है कि वाहन में CNG सबसे अच्छी तरह जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बच जाता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये पेट्रोल या डीजल से सस्ता है, चोर इसकी चोरी नहीं कर सकता और पेट्रोल तथा डीजल की तरह इसे अपमिश्रित नहीं किया जा सकता है। CNG में परिवर्तित करने में मुख्य समस्या इसे वितरण स्थल या पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर और इसकी अबाधित सप्लाई करने की है। साथ ही साथ दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए जो अन्य उपाय किए गए वे है पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देना, सीसा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, कम गंधक सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग, वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर लागू करने आदि। भारत सरकार ने ये नई वाहन ईंधन नीति के तहत यहाँ के शहरों में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए थे। ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल ईंधनों में धीरे धीरे गंधक और एरोमेटिक की मात्रा कम की जाए। उदाहरण के लिए यूरो 2 मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रण पर क्रमशः 305 और 150 पार्ट्स प्रति मिलियन ppm करना चाहिए। संबंधित ईंधन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% पर सीमित करना चाहिए। मार्गदर्शी के अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक को कम कर 50 ppm पर लाकर लक्ष्य को 35% के स्तर पर लाना चाहिए। ईंधन के अनुरूप वाहन के इंजनों में भी सुधार करना पड़ेगा। भारत स्टेज 2 जो यूरो स्टेज 2 मानक के तुल्य है और जो अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में लागू है, वह 1 अप्रैल 2005 से पूरे देश में सभी स्वचालित वाहनों में लागू किया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2005 से ऊपर वर्णित सभी 11 शहरों में सभी स्वचालित वाहनों को ईंधन, पेट्रोल और डीजल के लिए उत्सर्जन मानक यूरो 3 लागू होना चाहिए था और अप्रैल 1, 2010 के लिए यह यूरो 4 निर्धारित किया गया है। देश के अन्य सभी भागों में 2010 तक यूरो 3 मानक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में किए गए इस प्रयासों को धन्यवाद, जिसके कारण यहाँ की वायु की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। एक आंकलन के अनुसार सन 1997 से 2005 तक दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में काफी गिरावट आई है। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू हुआ, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। शोर यानी नॉइज एक अवांछित उच्च स्तर ध्वनि है।
हम आनंद और मनोरंजन के लिए तेज ध्वनि के आदी हो गए हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इसके कारण मानव में मनोविज्ञान और कार्यकीय या शरीर क्रियात्मक विकार डिसऑर्डर पैदा होते हैं। जितना बड़ा शहर उतनी ही बड़ी उत्सव और उतना ही अधिक शोर। किसी जेट वायुयान या रॉकेट की उड़ान के समय उत्पन्न अति उच्च ध्वनि स्तर 150 डेसिबल या इससे अधिक स्तर की ध्वनि को थोड़े ही समय के तक सुनने से कर्णपटह क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की सुनने की क्षमता सदा के लिए नष्ट हो सकती है। शहरों के अपेक्षाकृत निम्न ध्वनि स्तर को दीर्घकालिक उपदासन के कारण भी हमारी सुनने की क्षमता स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। शोर के कारण अनिद्रा, हृदय स्पंद का बढ़ जाना, श्वसन के तरीके में परिवर्तन आदि से मनुष्य पीड़ित हो सकता है, जिसके कारण वह काफी तनाव की स्थिति में रहता है। हमारे उद्योगों में अवशोषक पदार्थ का प्रयोग कर या ध्वनि ढककर इससे कम किया जा सकता है। अस्पताल और स्कूल के आसपास हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन, पटाखे और लाउडस्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर, लाउडस्पीकर के लिए समय सीमा तय करना ताकि उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सके आदि के बारे में कठोर कानून बनाकर उसे लागू कर ध्वनि प्रदूषण से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण, जिसमें हमने पढ़ा वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, घरेलू वाहित मल और औद्योगिक बाह्य स्राव। धन्यवाद।